अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 में क पार्ट पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जो है जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना जो हमें बतानी है, साथ ही साथ उल्लेख कर देना है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है 4 अक्टूबर 1884 में बस्ती जिले में अगोना नामक ग्राम में हुआ। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर, तत्पश्चात उसके बाद में प्रयाग के कासत्य पाठशाला में हुई और उन्होंने 1908 में नागरी प्रचारणी सभा पत्र का संपादन किया और 1937 में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 2 फरवरी सन 1941 में इनका देहांत हो गया। उनकी जो रचना है वो चिंतामणि जो है प्रसिद्ध है। इसके बारे में आप चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर आपने जो भी पढ़ी है रामचंद्र शुक्ल की कोई भी एक रचना, उसके बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। आप स्कूल में सब कुछ पढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से सबलता प्रदान कर उसे चरम उत्कर्ष पर ले जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादई नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने एमए और एलएलएम की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखने की योजना बनी और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर 1963 ईस्वी में परलोकवासी हो गए। और इनकी विशेष रचना जो है भारतीय शिक्षा, काफी अच्छी शिक्षा, मतलब जो ये रचना है इनकी, इसके बारे में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कोई भी रचना पढ़ी है उसके बारे में आप समझा सकते हैं 2-3 लाइनों में, 4 लाइनों में। जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करें तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि, हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध नाटककार एवं कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1989 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था जो साहित्य में रुचि रखते थे। बाल अवस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और इनकी स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक ही हुई। हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक विद्या, काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि पर अपनी लेखनी दौड़ाते हुए 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण जो है इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और इनकी रचना जो है ध्रुव स्वामिनी काफी विख्यात है, इसके बारे में भी आप समझा सकते हैं। अगला जो पार्ट है इसमें कवियों के जो है फिर से आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना बतानी है। तो तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास जो है भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म संबंध में विद्वानों के मतभेद अलग अलग है, ठीक है ना। तो भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म संबंध में विद्वानों का मतभेद है। मान्यता ये मानी जाती है कि तुलसीदास का जन्म जो है 1554 संवत की जो है श्रवण शुक्ल पक्ष 7वीं तिथि को चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम जो है आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था और इनकी विलक्षणा से भयभीत होते हुए आश्चर्यचकित इनके माता पिता द्वारा पैदा होते ही इनका त्याग किए जाने के कारण जो है इनका पालन पोषण एक दासी ने किया और तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत जो है बाबा नरहरि दास ने प्रदान की। और इनका जो विवाह है रत्नावली के साथ हुआ और ऐसा प्रसिद्ध है या ऐसा माना जाता है कि पत्नी प्रेम में ही अनुरक्त तुलसीदास के मन में पत्नी रत्नावली की फटकार से ही वैराग्य जो है उत्पन्न हुआ और उसी के प्रेरणा के फलस्वरूप तुलसीदास ने, पत्नी के वैराग्य के कारण ही तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे अमर ग्रंथ की रचना की। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ और सन 1980 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि दिन शनिवार को अस्सी घाट पर तुलसीदास जो है परमात्मा में विलीन हो गए। और इनकी प्रमुख रचना जो सभी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जानता है, रामचरितमानस। इसके बाद में सूरदास की बात करें तो ये भी कम नहीं थे, एक से बढ़कर एक धुरंधर जो हमारे पृथ्वी पर पधारे हैं और सबसे ज्यादा हमारे भारत में। तो तुलसीदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण भक्त शाखा के सशक्त कवि। तुलसीदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकतान नामक गांव में हुआ था। ये जन्मांध मतलब ये जन्म से अंधे थे, किंतु इन्होंने कृष्ण की बाल लीला का जिस प्रकार वर्णन किया वह आंधी आंखों से नहीं किया जा सकता, ऐसा विद्वानों का मत है। मतलब विद्वान ये मानते थे कि वो भले ही जन्मजात अंधे थे पर वो भगवान को देख पाते थे। इनके गुरु बल्लभाचार्य थे और जो इन्हें गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन कराने के लिए ले गए थे, जहां श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हुए
पारसौली नामक गांव में सन 1583 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। और इनकी महत्वपूर्ण रचना जो है सुरसागर काफी विख्यात है, सबसे ऊपर नंबर पे आती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमित्रानंदन पंत के बारे में बताने। तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि पंत का जन्म जो है अल्मोड़ा यानी कि उत्तराखंड जिले के उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में 14 मई सन 1900 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी करने के पश्चात इन्होंने अल्मोड़ा, काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में हुई थी। और इनकी प्रमुख रचना जो है ग्राम्या है। ठीक है, ग्राम्या है, बहुत अच्छी रचना है इनकी। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। दिए गए संस्कृत प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का जो है आपको संस्कृत में दो प्रश्नों का देना, हमने सभी का दिया है। भारतीय संस्कृति कह दिव्यम संदेश अस्ति। तो भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश क्या है? तो सर्वे मतानाम समभाव, सभी के मतों का जो है हम समान माने, यही इसका दिव्य संदेश है। अगला जो है वाराणस्यम कति विश्वविद्यालय संति। तो वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय हैं, एक हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय और एक काशी विद्यापीठ। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी। तो विविध धर्मों की संगम स्थली किसको कहा जाता है? तो वाराणसी नगरी को कहा जाता है। इसके बाद में जो छठा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उसका एक उदाहरण देना है। तो हास्य रस क्या होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र यानी असंगत आकार, अजीब ढंग की वेशभूषा, बातचीत और उटपटांग आभूषणों आदि को देखकर हृदय में जो विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम हास्य कहते हैं। और यही हास्य जब विभाव, अनुभाव और अभिचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणत हो जाता है तो इसे हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस का उदाहरण जो है आप ये लिख सकते हैं। आप इसमें से एक लाइन लिखें, 2 लाइन लिखें, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है आपका उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण। तो उपमा अलंकार क्या है? उपमा का अर्थ होता है मापना या तोलना, अर्थात जहां 2 अलग अलग वस्तुएं या व्यक्तियों के रूप में गुण, धर्म या आकृति व प्रभाव की दृष्टि से अंतर रहते हुए भी समानता दिखाई जाए, वहां पर जो है उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप ये लिख सकते हैं, और इसका चाहें तो आप हिंदी अनुवाद भी लिख सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है, आप उदाहरण लिख दो वही बहुत है। उसके बाद में चौपाई छंद के लक्षण और लिखकर उसका उदाहरण देना है। तो चौपाई छंद के लक्षण क्या होता है? ये एक मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और पहले चरण की तुक जो है दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक जो है वो चौथे चरण से मिलती है। और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जागरण होता है एवं तगण जो है चरण के अंत में जागरण और एवं तगण जो है नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना ये चीज। जिसमें उदाहरण से आप लिख सकते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाला, सभी को याद होगा, ये आप जो है उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित लोकोक्तियों का, मुहावरों का जो है आपको अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है 9 2 11, सभी को पता है, इसका मतलब होता है भाग जाना। तो वाक्य में आप बता सकते हैं पुलिस के पहुंचने से पहले बैंक चोर जो है 9 2 11 हो गए। अच्छा, अंगारों पर पैर रखना अर्थात बड़े जोखिम का काम करना, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं भारतीय सेना के जवान अंगारों पर पैर रख करके भारत की सेवा करते हैं। इसके बाद में अगला है अध जल गगरी छलकत जाए, अर्थात जिसमें ज्ञान कम होता है वो दिखावा अधिक करता है। तो रमेश 12वीं पास करके स्वयं को इतना बड़ा विद्वान समझ रहा है, ये मानो ये तो वही बात हुई कि अधगल गगरी छलकत जाए। इस तरह से आप अपने वर्ड भी बना सकते हैं, मैं अपना वर्ड अपने हिसाब से बता रहा हूं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थ होता है लोगों से इस दुनिया से अलग थलग रहना, लोगों से या इस दुनिया से जो है अलग थलग रहना। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं हम लोग यहाँ सभी बातें करते हैं लेकिन मोहन जो है वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता रहता है, वह किसी से भी यहाँ पर बात करना नहीं चाहता। तो अलग खिचड़ी पकाना हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है अलग खिचड़ी का, और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हम कुछ बात कर रहे हैं लेकिन उसके सुर तो अलग ही हैं, वो अपनी अलग खिचड़ी पका रहा है, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखना है जिसमें आपका वृक्ष धरा का आभूषण है मेरा प्रिय पर्व, और उसके बाद में प्रदूषण समस्या और जीवन में खेल का महत्व। तो चारों मैंने कर दिए हैं, चारों देख सकते हैं। पहला वृक्ष धरा का आभूषण है, इसके बारे में सबसे पहले भूमिका, इसके बाद में वनों के प्रत्यक्ष लाभ बता देंगे, उसके बाद में जो है आप बता देंगे यहाँ पर नेक्स्ट सारा का सारा बताया गया है, जिस तरह से पैराग्राफ लिखा गया है ध्यान से देखते जाएं और पढ़ते जाएं। यहाँ पर जो है आपका वनों के बारे में अच्छी तरीके से लिखना है। इसमें वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या हो सकते हैं ये बता सकते हैं, ठीक है। वन किसमें सहायक होते हैं ये बता देंगे और उपसंहार करते हुए जो इसको खत्म कर देंगे। इसके बाद मेरा प्रिय पर्व जो है आप अपनी मर्जी से कोई पर्व लिख सकते हैं, इसमें मेरा प्रिय त्यौहार सबसे पहले बता देंगे। उसके बाद आ जाएंगे इस
उस जो पर्व है इसके बारे में आप लिखते हुए जाएंगे। आपकी मर्जी है, जो हमने लिखा है ये भी लिख सकते हैं और आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। इस त्योहार की जो हमने लिखा है त्योहार, इस त्योहार की एक शाक प्रथा जो है उसे भी हम बता सकते हैं। साथ साथ में रमजान का महत्व क्या होता है ये भी बता सकते हैं। इस तरह का जो है रमजान वाले आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे, कोई भी जल्दी से बताता नहीं है। और साथ ही साथ निष्कर्ष, इसके बाद में जो है हमने ईद के बारे में इसमें बताया है। और प्रदूषण समस्या जो है इसमें भूमिका बता देंगे, प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो बता सकते हैं, प्रदूषण के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं वो बता सकते हैं। वायु प्रदूषण जो है ये हो गया हमारा प्रकार, जल प्रदूषण हो गया ये प्रकार हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया ये प्रकार हो गया, मृदा प्रदूषण है ये प्रकार हो गया, सारे के सारे आपने पढ़े हुए हैं। और इसके बाद में प्रदूषण रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं और साथ ही साथ उपसंहार। इसके बाद में जीवन में खेल का महत्व जो है इस पे हमने लिख दिया है, भूमिका पहले बता दी है। फिर खेलों के प्रति जो है बदलती धारणा कैसी है उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे। खेल और स्वास्थ्य कैसा जो है आपस में मेल होता है इसका बता देंगे। खेल मानवीय मानवीय मूल्य जो है खेल के द्वारा विकसित होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। उसके बाद में खेलों के दो प्रकार होते हैं, जो एक अंदर खेले जाते हैं और एक बाहर खेले जाते हैं। घर के अंदर खेले जाने वाले और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के बारे में बता सकते हैं। और खेल यश और धन प्राप्ति के साधन है ये भी हम बता सकते हैं, साथ ही साथ उपसंहार। तो इस तरह से आप जो है पूरा कर सकते हैं। मैंने आपके लिए विज्ञान के नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप विज्ञान विज्ञान जो है पढ़ना चाहते हैं, विज्ञान यानी कि साइंस जो है आप पढ़ना चाहते हैं, उसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक दी गई है तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आपके 6-7 विषय जो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगले विषय के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ में, सारे विषय आपके समय अनुसार मिलते रहेंगे। और यदि आप अपने जिले का जो भी पेपर भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको डिस्प्ले हो रहा है इस पर बिल्कुल साफ साफ पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। अपने जिले का कोई भी पेपर जो अभी आप दे रहे हैं उनको आप भेज सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के लिए आप अपना पेपर हमें भेज सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को लाभ पहुंचा होगा। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि यूपी में हर विद्यार्थी के पास ये सारे पेपर्स अवेलेबल हों और सारे बच्चे इसको पढ़ करके अपने आप को तैयार कर पाएं। आपके प्री बोर्ड में और बोर्ड परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।